कहते हैं संघर्ष सफलता तक पहुंचने का एक रास्ता है, लेकिन संघर्ष भी उन्हीं का पूछा जाता है जो सफलता हासिल कर लेते हैं। आज हमारे बीच में आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही होनहार बच्चा यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है, जिसका नाम है ब्रिज दुबे। अभी वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में पहुँच चुका है, जिसका नाम है किरोरीमल। आज हम उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और हम चाहेंगे कि वो अपने जूनियर्स को मोटिवेट करें। हाय ब्रिज। हेलो मैम, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। अभी कैसा लग रहा है यहाँ पर हमारे बीच में बैठ करके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। जैसे क्लास में जो मैं फील लेता था बहुत डिफरेंट है यहाँ से। अच्छा, तो आज ब्रिज आपको हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कैमरा पे देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आपकी CUET की जर्नी कैसी रही। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं CUET एक एग्ज़ाम के बारे में। तो हम बहुत चिल पिल होकर के इस इंटरव्यू को कंटिन्यू करेंगे। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, कहाँ से पता चला आपको CUET के बारे में कि CUET जैसा कुछ एग्ज़ाम होता है? मैं 10th क्लास में अपने होम टाउन इंदरगढ़ में पढ़ता था और फिर 11th में मेरा प्रोग्राम था कि मैं शिफ्ट हो जाऊँगा ग्वालियर सिटी में आके। कोचिंग पे कई सारे दोस्त बन जाते हैं, दोस्त मिलते हैं। तो एक दोस्त था जिसने बताया था कि CUET एग्ज़ाम होता है। मुझे कुछ नहीं पता था CUET के बारे में। पता चलता है, धीरे धीरे बताता है, वो सपने दिखाता है कि दिल्ली में रहेंगे और कॉलेज में मज़े करेंगे, पढ़ाई करेंगे, UPSC का एक जरिया है CUET। तो ये सारी चीज़ें बताता है। तब जाके फिर मैंने रिसर्च करना शुरू करा कि हाँ CUET भी कुछ होता है। तो आपको 10th में ही पता चल गया था कि CUET एग्ज़ाम? ना, 10th में नहीं, 11th में आके जब मैंने अपना घर छोड़ा, मैं दीदी जीजू के साथ आया रहने, तब मुझे पता चला। अच्छा, आपका होम टाउन कहाँ का है? होम टाउन दतिया। और अभी कहाँ रहते हो आप? अभी मैं ग्वालियर। तो आपने ये जो जर्नी तय करी थी दतिया से ग्वालियर तक की, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न? क्योंकि मतलब ऐसा भी होता है कि बच्चा अगर किसी स्मॉल टाउन से है या स्मॉल प्लेस से है तो भी इज़ लाइक ओके कि वो वहीं से ही पढ़ सकता है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन भी फैसिलिटीज़ हैं। मैम, जो बंदा सीरियसली जेन्युइनली पढ़ना चाहता है ना, वो उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की समझ आ जाती है कि कहाँ कैसा पढ़ने को मिल रहा है। तो वो धीरे धीरे चीज़ें समझ आती हैं, उसके बाद शिफ्ट हो जाता है बंदा। दैट्स रियली वेरी नाइस। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मतलब क्या आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से ये कहना चाहते हो कि जैसे आप किसी अगर छोटी जगह पे होते हो तो अभी उतनी फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं पहुँची हैं जितनी आपकी एक सिटी एरिया में पहुँच जाती हैं, और जैसे नेट इशू हो गया या फिर क्वालिटी ऑफ टीचर्स हो गए या कोई अलग स्पेसिफिक चीज़? नहीं मैम, ऐसा हाँ डाटा प्रॉब्लम्स वगैरह कह सकते हैं। और एक नॉलेज रहती है, एक्टिव माइंड प्ले रहता है कि समझ में आना चाहिए कि कहाँ कौन से एग्जाम्स हो रहे हैं, कहाँ कौन से किस लेवल पे। NTA मुझे पता ही नहीं था 10th तक होता क्या है। अच्छा, ओके, दैट्स नॉट एन इशू। आई थिंक ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होगा कि उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन आज आप सभी लोगों को मैं ही बता देती हूँ अपने साइड से। वैसे तो मैं चाहती थी कि ब्रिज बताए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी। इट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है CUET, राइट? तो जो भी मैनेजमेंट वगैरह होता है या कभी कभी हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में जो CUET 2025 का एग्ज़ाम दें उनके में मैनेजमेंट इशूज़ हो या मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, तो उसको मैनेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि NTA ही है। तो आपके टाइम पर मैनेजमेंट कैसा था CUET एग्ज़ाम में? मैम, मैं तो बस एग्ज़ाम देने की सोच ही रहा था। फिर मैंने PYQs देखना शुरू करा, प्लेटफॉर्म्स देखना शुरू करा कि कौन सा सही पढ़ाता है, कौन सा नहीं। 2-4 दोस्तों से बात हुई जो लोग CUET दे चुके हैं, बट उन्हें कॉलेज मिला, कईयों को मिला, कईयों को नहीं मिला। सब लोगों ने सजेशंस दिए। एट द एंड ऑफ द डे लिया अड्डा का सब्सक्रिप्शन। अच्छा, नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है आपका CUET का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो जब आप CUET का एग्ज़ाम देने पहुँचे तो आपको वहाँ पे मैनेजमेंट कैसा मिला? मैनेजमेंट इस बार का थोड़ा ख़राब था। बट पुराना नहीं पता मुझे। इस बार आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? पर्सनल एक्सपीरियंस इस बार का थोड़ा ख़राब था। कई सारे बच्चों ने केसेस भी उठाए हैं जो UP में हुआ था, पुलिस स्टेशन के सामने। हाँ, चीटिंग वगैरह का। और फिर मैं NTA नीट का आपको पता ही है। तो आपका जो पेपर था, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो स्टूडेंट्स को कि वो किस तरह से कंडक्ट करवाया गया था, क्योंकि जनरली जो 2022 और 2023 का पेपर होता है वो ऑनलाइन हुआ था। 2024 में क्या नया देखने के लिए मिला आपको? मैम, बेसिकली जैसे एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं वैसे ही एक सेंटर दे दिया जाता है बच्चों को, फिर उनको बुलाया जाता है। वहाँ पे सभी बच्चे एक लाइन में खड़े रहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों पे नोटिस करा जाता है कि ये धागा निकालो हाथ में से, ऐसे वैसे। अच्छा। फिर अंदर जाओ,
रोल नंबर्स के बेसिस पे बैठ जाओ अपनी सीट पे, एग्ज़ाम टाइम पे मिल जाए तो दे दो। अच्छा, तो पेपर जब आप देने के लिए गए थे तो यू पीपल वर गिवन एक शीट हम्म, और पेन। OMR सीट मिली थी और पेन हमको ले जानी पड़ती थी। अच्छा। फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और करेक्ट टाइम पे एग्ज़ाम ले लिया था। अच्छा, ओके ओके। दैट मीन्स CUET 2024 का पेपर इस बार ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन के कॉम्बिनेशन में हुआ था। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किए थे जिस सब्जेक्ट्स के लिए, उनका एग्जाम जो था वो ऑफलाइन हुआ था। तो देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आने वाले टाइम पर आपका एग्जाम ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। तो ये तो एक पार्ट था। आपकी CUET जर्नी एक्चुअली कब बिगिन हुई? 11th ख़त्म होते ही 12th शुरू होते ही 11th ख़त्म होते ही और 12th शुरू होते उसके ही। बीच में। तो मतलब आप 12th अपीयरिंग स्टूडेंट थे, आपने कोई ड्रॉप नहीं लिया था नहीं, और आपने अपनी CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो हम्म। आप पैरेलल पढ़ रहे थे, CUET इधर और इधर 12th? मैं कोचिंग जाता था ग्वालियर में, ज्ञानोद अकेडमी करके। तो उस पे सर थे, 2 सर थे, वो पढ़ाते थे, सिद्धार्थ सुधांशु सर, दोनों सर अच्छे थे। तो वो पढ़ाते थे पॉल साइंस हिस्ट्री, वहाँ पढ़ता था। फिर उसके बाद यहाँ लाइब्रेरी में घर पे आके मोइन सर, अनीता मैम और इंग्लिश के लिए स्पेशली क्लास लेनी पड़ती है। तो अलग अलग क्लासेस चलती थी, अलग एक तरीके से रिवीजन भी हो जाता था। जो नया पढ़ना है वो नया पढ़ने को मिलता था और पीछे से रिवीजन हो जाता था। तो आपके लिए हेक्टिक नहीं होता था? मतलब लाइक 12th का सिलेबस वो अपने आप में ही इतना ज़्यादा होता है, फिर CUET आपको लैंग्वेज पढ़ना है, फिर डोमेन्स अलग प्रिपेयर करने हैं, जनरल टेस्ट स्पेसिफिकली 4 सब्जेक्ट लेकर के बैठा हुआ है और आप शुरू से पढ़ रहे हो, तो कैसे बैलेंस कैसे किया आपने? मैम ये तो होता ही है कि अगर एक चीज़ को बार बार पढ़ते हो तो फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब तो आ गई, अब तो आ गई। बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, चीज़ें भूल जाते हो। कंटिन्यू रिवीजन है जो है सो। रिवीजन अगर कंटिन्यू करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, नहीं करोगे तो भूल जाएंगे। कोई ये रहता है। स्पेसिफिक प्लानर जो आपने बनाया हो? लाइक मतलब जैसे बच्चे होते हैं, कुछ बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका ब्रेन बहुत अच्छा होता है, वो लास्ट मिनट वॉरियर होते हैं कि लास्ट में पढ़ लेते हैं। तो आपकी बातों से तो ये पता चल रहा है दैट यू आर एन अर्ली बर्ड। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अर्ली बर्ड हो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम रहता है, आप ज़्यादा पढ़ पाते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जितना भी पढ़ लें दे कैन नॉट डू। आप कौन सी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में आते हो? मैम मैं ये थोड़ा पर्सनल बताऊंगा कि दिसंबर में दीदी की शादी थी। उसके पहले मुझे नहीं पता था कि कितना पढ़ना है। मेरी आपसे ही बात होती रहती थी। बस मैं ऐसा था कि हाँ PYQs दे रहे हैं, टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो उनमें मॉक टेस्ट लगाते थे, ठीक ठाक नंबर 190 के समथिंग आते थे नंबर। बट जब शादी हो जाती है, जनवरी में एग्ज़ाम्स थे मेरे बोर्ड्स के, तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि इतना पढ़ना है CUET में। तब मैंने मतलब रातों पढ़ाई करी थी, सुबह रातों सुबह। रातों हाँ, पढ़ाई के तो स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं बनाया था कि बन इतने बजे ये पढ़ोगे, इतने बजे ये पढ़ोगे? बिल्कुल बनाना पड़ता है उसके लिए। वो मैं पर्टिकुलर बच्चे पे डिपेंड करता है कि किसको क्या पसंद है, कौन क्या पहले पढ़ना चाहता है, वो इस हिसाब से आता है। और अगर मान लो मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मैं उसको 4 घंटे बैठ के नहीं दूंगा उसको। मतलब अगर अच्छे टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ जाऊँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। अच्छा, आपका स्पेसिफिक कोर्स जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे थे, मतलब आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए CUET में और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम को लेकर के आप पढ़ाई कर रहे थे? मैंने इंग्लिश और हिस्ट्री, पॉल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ से हूँ तो, और ज्योग्राफी। हाँ। एंड व्हाट अबाउट GT पढ़ा था GT आपने? मैंने पढ़ा, मैं ऐसे ही फॉर्म पे डाल दिया था, एग्ज़ाम भी दिया था मैंने उसका, और ठीक पढ़ा नहीं था मैम, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं GT के साथ जाता हूँ तो क्या मेरी DU रिस्क में आएगी, तो मैंने फिर GT छोड़ दिया था। हाँ, तो मतलब ये भी एक बहुत ही समझदारी का डिसीजन होता है कि आप क्या रखो और क्या छोड़ो। तो आपका हमेशा से इट वाज द ड्रीम कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ही जाना है? 11th के बाद बन गया था 11th के बाद बन गया था, कोई स्पेसिफिक रीज़न? मैम। सब मतलब समझ में आ गया था कि अगर UPSC तक जाना है, कोई रास्ता है अच्छा खासा, तो वो ये है। अच्छा, मतलब एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आप हाँ, पढ़ रहे हो तो आपको एक्सपोजर क्योंकि मिलेगा, लोग डेली मिलेंगे। बेसिस का टाइम टेबल यूनिवर्सिटी सेट कर देती हैं। और जब मैं तैयारी कर रहा था तो हर एक दिन शेड्यूल बनाना पड़ता था। कई 17 चीज़ें आती हैं हर दिन, हर एक नई प्रॉब्लम आके खड़ी होती है, उससे कैसे डिफेंड करना है उस प्रॉब्लम को, उसके बाद किस तरीके से फिर से बैठना है पढ़ने को, किस तरीके से चैप्टर शुरू करने हैं, और माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं। उन सबको साइड में रख के जो टीचर कह रहा है उसको सुनो, वो चीज़ें समझो, वो करना पड़ता है। करना पड़ता है। अच्छा, आप ये बताओ, जैसे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो सपोज अगर किसी बच्चे का सपना है, लाइक ही इज़ विलिंग टू गो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो क्या उसे GT पे फोकस करना चाहिए? GT की ज़रूरत पड़ेगी या ये नहीं? तो मैम एक कॉमन सा सवाल है कि अगर GT दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं डिमांड करता तो मत पढ़ो।
अगर VHU टारगेट करते हो, JNU शायद मांगता है, VHU टारगेट करते हो तो GT के लिए जाओ। ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं बेटा जो आपके स्पेसिफिक किसी कोर्स के लिए लैंग्वेज जीटी ही डिमांड करती हैं। इवन आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कुछ कोर्सेज के लिए लैंग्वेज जीटी डिमांड करती है, लेकिन सारी यूनिवर्सिटीज़ वो डिमांड नहीं करती। तो आपके लिए बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप कौन से कोर्स के लिए जाना चाहते हो, और उसमें सब्जेक्ट मैपिंग क्या होनी चाहिए। जैसे ब्रिज ने इट वॉज अ डिस्कशन विद मी, ही वॉज सेइंग कि उसने स्टार्टिंग में जीटी शायद 1-2 दिन आपने पढ़ा भी हाँ, था। मैंने पढ़ा, 2-3 दिन रात भर GT पढ़ा था। लेकिन फिर ही गॉट टू नो दैट कि लैंग्वेज और डोमेन्स वाज द ओनली थिंग जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो फिर आपको हर कुछ नहीं पढ़ना है। तो ठीक भी है कि आपका टारगेट फिक्स है और आप श्योर हो कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, इस कोर्स के लिए जाना है, तो ठीक है, लैंग्वेज जीटी सफिशिएंट आप पढ़ लो उसको, वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ते हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो अब ये बताओ, अब आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुँच गए हो, हाँ, मैं पहुंच आप गया हो करके आए आज। कैसा लगा किरोरी मल आपको? बहुत अच्छा। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, देखता हूँ कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है। सब फिर एक building- भैया थे, वो अंदर buildings लेके क्या? जाते हैं, लाइब्रेरीज देखी, ग्राउंड देखा, सारी चीज़ें देख के आया, बहुत अच्छा था। अच्छा था। अभी तो आपको मतलब लाइक अभी तो सिर्फ एक विजुअलाइजेशन हुआ है, बी विल गेट हाँ। इनटू इट। ऐसा बताया भी जाता है कि डीयू के सीनियर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, व्हेन यू गॉट, है ना, मतलब एक अच्छा अभी फर्स्ट अलॉटमेंट ही आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, एंड ही गॉट हिज कॉलेज किरोरी मल नॉर्थ कैंपस, एंड आप खुशी देख सकते हो, चेहरा चमक रहा है और बड़ी सी स्माइल है चेहरे पे। तो आप ये बताओ, जैसे सपोज आपको कॉलेज अलॉट हो गया, जी। तो कॉलेज अलॉट होने के बाद आपका रिएक्शन कैसा था, और कुछ ऐसा स्पेशल हुआ हो आपके साथ जो आप शेयर करना चाहते हो स्टूडेंट से, कि कोई कनेक्टर्स आए हो, लाइक सम पीपल ना कम एंड कनेक्ट विद यू, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था क्या? मैंने जब अलॉटमेंट्स आती हैं, अनाउंस होती हैं, मैंने जैसे ही रोल नंबर डाला, एप्लीकेशन नंबर, सारी चीज़ें डाल के मैं देखता हूँ कि नीचे लिखा रहता है किरोरी मल करके। मैं परेशान हो गया, मैं कहा ये कैसे मिल गया। उसमें एक सीट थी, हाँ, मैं EWS कोटे की एक सीट थी, वो भी मुझे मिली है। दैट्स नाइस। सो जनरल में भी अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो वो कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड बहुत हेल्प करता करता है। है। मैंने इस बार की कट ऑफ देखी है, दोनों की, जनरल कैटेगरी और EWS की, बहुत हेल्प करता है। हाँ, there's a vast difference. So अगर आपके पास स्पेसिफिक कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप उसका बेनिफिट ज़रूर उठाइए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ ब्रिज, तो बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट हुए व्हेन यू गॉट योर कॉलेज हाँ, किरोरी मैं मल। मतलब मैं जैसे ही जाता, एक भैया थे, वैशाली मैम ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था एक भैया से। उन्होंने एक भैया को, दूसरे भैया को भेजा था, उन्होंने सबसे मिलाया, मतलब सब अच्छे थे वहाँ पे, सब लोग बात कर रहे थे अच्छे से। हाँ, इंतजार, वो कह रहे थे कि हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। और बहुत सारे कॉन्टेक्ट। इट वाज नॉट अ फील कि मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि पहली बार कॉलेज में हाँ, विजिट उन्होंने कर फील नहीं होने दिया, मतलब मैं देखता रह गया कि हाँ ये ऐसे ऐसे। हाँ, लाइक मतलब पीपल वर हेल्पफुल, दैट्स रियली वेरी नाइस। अच्छे हैं वहाँ के लोग, सीनियर से ज़्यादा अच्छे। नॉर्थ कैंपस गुड। अच्छा अच्छा, ये बताओ, थ्रू आउट द जर्नी कॉलेज पहुंच गए हो, इतना अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली, लेकिन इसके पीछे मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हर सक्सेसफुल कहानी के पीछे कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल रहता है। तो अब ब्रिज ये बताओ, थ्रू आउट योर जर्नी कौन सी चीज़ आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करी, मतलब लाइक वो सब्जेक्ट भी हो सकता है इंडिविजुअल, कि आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, 3 डोमेन्स पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट कोई स्पेसिफिक बहुत परेशान कर रहा है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत परेशान करी हो थ्रू आउट योर जर्नी, क्योंकि हर किसी की लाइफ में हर्डल्स आते ही आते हैं। मैं बता रहा हूँ, 1-2 नंबर कटना, वो 1-2 मार्क्स कटते थे मॉक्स देने के टाइम पे, कि ये क्यों कटा, इसका रीज़न, मतलब मुझे नींद नहीं आती थी अच्छे से, दिमाग ख़राब हो जाता था कि एग्ज़ाम मॉक टेस्ट दे रहे हो और 2-3 मार्क्स अच्छे से पढ़ने के बाद 2-3 मार्क्स कटना वैलिड रीज़न नहीं है। क्यों नहीं आ रहा, उनको भी पता लगाओ ना। उनको जब पता लग जाता है, उनका रीज़न पता चलता है कि इस वजह से मार्क्स कट रहे थे, और फिर जब मार्क्स आने लगते हैं मॉक टेस्ट में, फिर वो फीलिंग आती है ना कि चलो हाँ। सेटिस्फाई। अच्छा, तो ये आपको प्रॉब्लम लगती थी कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आ हाँ, रहे? मुझे मतलब RC ने तो बहुत परेशान किया आरसी ने तो बहुत, आरसी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग बेटा, मतलब अच्छा, लैंग्वेज और डोमेन्स में आपका ज़्यादा टफ एक्सपीरियंस किसके साथ रहा, लैंग्वेज की डोमेन? डोमेन मेरी ज्योग्राफी थोड़ी सी वीक थी, लैंग्वेज में मुझे नहीं था, क्योंकि पहले से नहीं पता था। उसके बाद जब आपने पढ़ाना शुरू किया तो अच्छे से आने लगा था चीज़ें, मतलब टॉपिक कठिन नहीं लग रहे थे, इजी टॉपिक्स लग रहे थे। इजी लग रहा है। 1-2 लगता था, फिर उसको रिवीजन मारो, बस खत्म।
अच्छा, तो जब आप एग्ज़ाम देकर के आए, अभी आप सजेस्ट क्या करना चाहोगे स्टूडेंट्स को? आपने तो एग्ज़ाम एक्सपीरियंस किया है एंड यू गॉट योर कॉलेज, योर ड्रीम कॉलेज। आप स्टूडेंट्स को क्या शेयर करना चाहोगे कि उन्हें कब डोमेन्स पढ़ना शुरू करना चाहिए और कब उन्हें लैंग्वेज पढ़नी शुरू करनी चाहिए? लैंग्वेज शुरू से पढ़ो, क्योंकि जिसकी अच्छी है वो तो कंटिन्यू करो, क्यों बैकग्राउंड में पढ़ सकते हो। बट डोमेन का तो ये है कि आप स्कूल जा रहे हो, आप कोचिंग जा रहे हो, आप घर पे बैठ के बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार अच्छे से पढ़ो, एक दो बार अच्छे से पढ़ोगे, 3 महीने में बांट लो सब्जेक्ट्स वगैरह, और अपना टाइम टेबल 3 महीने पहले तैयारी करो अच्छे से, सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद 3 महीने बोर्ड्स के लिए तैयारी करो, एक लाइन पढ़ के, तो ऑटोमेटिकली वो जितना पढ़ा है वो पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा CUT की साइड। डोमेन्स के लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मतलब लाइक डोमेन्स कैसे बच्चों को प्रिपेयर करनी चाहिए? समझ के, मतलब मैं ह्यूमैनिटीज़ का हूँ तो बता सकता हूँ ईज़िली कि चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो समझ में आएंगी, रटोगे तो नहीं आता। मतलब डेडलाइंस रट सकते हैं, बट अगर समझ के जाओगे तो डेडलाइंस बिना रटी हुई भी याद आ जाती हैं कि हाँ इसके अराउंड होगी वो। तो आपने मोर ओवर NCERT कैसे पढ़ी? NCERT में मतलब मैंने एक लाइन सुनी थी कि मोटिवेशन आपको किसी भी चीज़ की शुरुआत दे सकता है, बट कंसिस्टेंसी वो चीज़ होती है जो सफलता तक ले जाती है। बहुत बड़ी बात तो है। ये चीज़ मैंने सुनी थी, तो कंसिस्टेंसी मैंने बनाई रखी है NCERT के साइड कि भाई इसको बहुत पढ़ो। बहुत प्यारी बात बहुत कम शब्दों में बोल दी ब्रिज ने कि आप लाख पढ़ लो, लेकिन अगर वो पढ़ोगे फिर ब्रेक, फिर पढ़ोगे फिर ब्रेक आता है ना, तो वो कंसिस्टेंसी और नहीं ये बन मेरे पाती। साथ कंटिन्यू होता था कि पढ़ोगे फिर ब्रेक ये होता था, बट कहते हैं ना जितना ट्राई करोगे वो मिलते ही जाता है। 100% नहीं मिलता, बट मिलता है, हर बार बेनिफिट होता है। तो पढ़ो, बस पढ़ो। कंसिस्टेंसी तो दो। जिस तरह से मुझे समझ में आ रहा है, वो पढ़ो रुको वाला सीन जो आपके साथ चल रहा था, दैट मीन्स यू हैड डिस्ट्रैक्शन। हाँ तो वो डिस्ट्रैक्शन क्या थे आपकी लाइफ में और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? मैम उनके साथ जाके, मतलब उनके साथ साथ जाके उनको, मतलब मेरे ऐसे डिस्ट्रैक्शन थे जो अनअवॉइडेबल थे, बट उनको साथ में ले जाके पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा। ओके, तो कई बार डिस्ट्रैक्शंस भी ऐसे होते हैं। बट हाँ, जब सेल्फ कंट्रोल रहता है तो आप कर सकते हो कंट्रोल, उस चीज़ को साइड में रख सकते हो, कोई भी हो XYZ, आप पढ़ाई को प्रेफरेंस दे के जा सकते हो। बट डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर बच्चे ने ठान लिया कि साइड रखो तो रखो, उसके पीछे किसी का भी हाथ हो सकता है, माँ बाप हो, दीदी जीजू हो, कोई एक टीचर हो अच्छा सा, और अच्छे दोस्त हों। डिस्ट्रैक्शंस अगर हटाने हैं तो हट सकते हैं। तो आपने easy। पढ़ाई कैसे करी? सेल्फ स्टडी या फिर ग्रुप स्टडी में आप इंटरेस्ट रखते थे? दोनों दोनों। अच्छा। मतलब अच्छे दोस्त थे और कई कमीने दोस्त थे जो 2 दिन साथ पढ़ते थे, फिर तीसरे दिन चले जाते थे लाइब्रेरी में। मैं अकेला फील करता था, मतलब कोई नहीं रहता था उस लाइब्रेरी में, मैं अकेला 8 बजे 9 बजे 10 बज रहे हैं बैठा हूँ। अच्छा लगता था कि हाँ, मतलब जब लाइब्रेरी से निकलता था ना रात को, तो ये लगता था कि हाँ आज पढ़ाई करी है। ऐसा फील, जिस दिन ये फील होता था उसी दिन अच्छी नींद आती थी कि अच्छा आप सो सकते हैं। अच्छा, मुझे याद है अभी आपने बोला भी था उस चीज़ को, हाईलाइट भी किया था। आई थिंक आज जो अभी आपके जीजू आपके साथ आए हैं, ये वो सेकंड वाले हैं, थर्ड वाले हैं? ये सबसे छोटे हैं, मेरे सबसे 3 छोटे, जीजू मतलब हैं। जिनकी अभी रिसेंट में ही शादी हुई है। दिसंबर, और ये शादी एग्ज़ाम के कितने टाइम पहले हुई थी? 6 दिसंबर की शादी थी, 6 दिसंबर की शादी थी और आपका एग्ज़ाम मई में था। और मेरे 6 फ़ेब को वो भी था, बोर्ड्स एग्ज़ाम थे, बोर्ड एग्ज़ाम था। इंग्लिश का पहला था। तो कैसे मैनेज किया? मैं सारी दुनिया को छोड़ के चला गया था, पढ़ाई सब छोड़ के चला गया था शादी में। और शादी के कुछ दिन पहले मेरा नहीं, शादी के कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे था, तो मैं बर्थडे मनाने के लिए भी चला गया था एक तरीके से। मतलब मैंने अपने दिसंबर पूरा बर्बाद कर दिया था। जनवरी में आके मैं आंखें खोलता हूँ अपनी कि हाँ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर मैं रीस्टार्ट करता हूँ। तो वो जो ये वाली फील होती ना, रीस्टार्ट, मैं बहुत होपलेस हो गया था। मतलब जब शादी हुई थी तो CUT से टोटली डिस्कनेक्टेड हो गया था, और क्लासेस, मैंने आपको बताया, आपसे बात भी की थी, क्लासेस वगैरह सब छोड़ दी थी। मैं ये लग रहा था कि अब कैसे होगा, क्या होगा। फिर वो धीरे धीरे कनेक्शन होता गया और फिर पथ पे आ गया पुत्र। तो जब भी आप डीमोटिवेट हो या कभी भी ऐसे डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन हो, या आपको किसी वजह से, इमरजेंसी की वजह से कंटिन्यूएशन नहीं मिल पा रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपको रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर नहीं भी आप रीस्टार्ट कर पा रहे हो, सो जस्ट गो एंड लिसन दैट सॉन्ग रीस्टार्ट। रीस्टार्ट, ट्रू। ओके, अब ये बताओ, थ्रू आउट योर जर्नी सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था आपके लिए? सपने। सपने? कैसे सपने? मम्मी पापा के सपने। जैसे व्हाट? अरे मैम, ये चीज़ मैं, मतलब शब्दों पे नहीं है,
नहीं मैम, ये चीज़ मैं बता नहीं सकता आपको, किस तरीके से बताऊँ ये समझ नहीं आता, बट ये है कि ठीक हर है। एक बच्चा का अपना एक सपना होता है, मोटिवेशन होता है, आपको हर एक दिन एक नई मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन थ्रू आउट द पेरेंट्स मिलती है, वो मोटिवेशन परमानेंट होती है। आपको कहीं भी किसी भी वीडियो पे जाके ये नहीं है कि मुझे मेरा मोटिवेशन लो हो गया तो मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ फिर उससे मोटिवेशन मिल रहा है, नहीं, अपने घर को देखो, वहाँ मोटिवेशन पक्का मिलेगा। And this is true because I am also of the same category. मतलब जब मुझे डिप्रेशन होता था तो आई वाज लाइक मुझे कुछ करना है जस्ट फॉर माय मदर, आई हैव टू डू हाँ, समथिंग। ये डिप्रेशन का भी बहुत सीन था इसका, ये इसने भी बहुत सारा मोटिवेशन दिया है। डिप्रेशन ने मोटिवेशन दिया है, सुन रहे हो आप? ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम हमारी ये जो पॉडकास्ट है इसको एंड करेंगे, लेकिन एंड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी ब्रिज कि आप एक एडवाइस, एक सजेशन जो अपने जूनियर्स को देना चाहोगे वो क्या है? अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल सारे डिस्ट्रैक्शन, वो कहते हैं ना प्रेम और धर्म दोनों अलग अलग रास्ते होते हैं जाने के लिए। अगर आप गलत साइड के साइड जाते हो तो आपको वहाँ एक तरीके से, जैसे चंद्रमा होता है मैम, उस तरीका एग्जाम्पल दूंगा चंद्रमा का, उसमें चमक भी होती है बट अंधेरा होता है एक तरीके से। हाँ। बट अगर चंद्रमा, क्योंकि हमें शीतलता देता है, ठंडक देता है, तो वो हमें अच्छा फील कराता है। बट अगर आप सूर्य की साइड जाते हो, सन की साइड देखते हो, तो गर्मी लगती है, बट उजाला देता है वो, और रोशनी देता है। Very ये nice. इसको मैं कंटिन्यू करूँगा इससे कि हार्ड वर्क इज सन, और जो डिस्ट्रैक्शन है वो सारे मून के साइड डाल दो आप, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्ट्रैक्शंस कुछ टाइम के लिए अच्छे लगते हैं, बट वो उनका डार्क नाइट देखो ज़रा अंदर जाके। बट आप अगर हार्ड वर्किंग के साइड जाओगे, बहुत गंदा लगेगा, धूप आएगी, धूप लगेगी, बहुत पसीना गंदा। आएगा, बट आप उसमें कंटिन्यू करोगे तो चमक जाओ। दैट मीन्स अगर आपको इन फ्यूचर किसी को कुछ देना है, इफ़ यू वांट टू बी द गिवर, तो आपको हार्डवर्क का सहारा तो लेना पड़ेगा। हाँ, हार्ड वर्क, That's और really- CUT के लिए NCERT इज CUT द tends. की। What about English? इंग्लिश में टॉपिक वाइज सिंगल डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी बहुत होता है। ज़रूरी है। एक छोटा डाउट, क्योंकि बच्चे के मतलब मेरे मन में छोटा डाउट आता था, वो मुझे परेशान करता था बहुत ज़्यादा, और मैं ये सोच के छोड़ देता था कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बट अगर वही आ जाता है तो जिस टाइम पे ये लग रहा है कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, उसी टाइम पे ये सोच लो कि अगर ये आ गया तो 5 नंबर जाएंगे। मॉक टेस्ट दिए थे आपने? हाँ, बहुत सारे। तो मॉक टेस्ट की क्या अप्रोच रखी थी आपने? मॉक टेस्ट में हर टाइम प्लस में जाना। अगर आपके 170 मार्क्स आ रहे हैं तो अगली बार 171 172 ही आने चाहिए। कोशिश यही रखनी है। कोशिश यही और रखनी अगर है। नहीं आ रहे थे तो आपने फिर क्या, तो मतलब उसकी क्या परेशान approach होते हैं बच्चे, जैसे मैं होता हूँ। मैं होता हूँ। तो फिर आप एनालिसिस करते थे उसका? एनालिसिस करते, एक क्वेश्चन को एनालिसिस करो कि कहाँ क्या गलती करी है, उसके बाद फिर से टाइम टेबल वो रीस्टार्ट, फिर से रीस्टार्ट। That's nice. हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एक टॉपिक से अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी, मतलब एक एक्टिव पैसिव टेंस एक छोटा सा टॉपिक होता है, लगता है टेंस छोटा है, बट अगर आप उसके डीप में जाते हो तो बहुत बड़ा You टॉपिक have है। a lot of things, yeah. और अगर उसमें गलती कर देते हैं बच्चे तो वो रिग्रेट एक्सेप्ट नहीं होता। नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका 12th में बहुत डिफरेंट होता है, और आपका जो ग्रेजुएशन और आप आगे जाते हो कंपटीशन वर्ल्ड में एंटर करते हो तो बहुत डिफरेंट हर जगह इंग्लिश मिलता है, हर जगह, हर एक कंपटीशन एग्जाम में, और सेम चीज़ मिलती है, बस क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका रहता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। बट हर एक पेपर में, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आपको इंग्लिश मिलती है, मिलती है। और अच्छे लेवल की मिलती है। जो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि CUT जो मतलब जैसे आपने इंग्लिश पढ़ाई थी, वो इंग्लिश सेम लेवल दूसरे एग्जाम्स में पूछी जाती है। क्योंकि मैंने उस टाइम पे, जैसे मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस बच्चों के लिए अच्छा रहेगा कि मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे अड्डा के, उसके साथ साथ मैंने एक SSC की बुक आती थी इंग्लिश करके, इंग्लिश वाली SSC की आती है, और एक ब्लैक बुक करके आती है, ब्लैक कलर आती है शायद, कोई मतलब नाम याद नहीं मुझे, बट मैम वो बुक मैंने लगाई थी, बुक उससे पढ़ी थी 2-3 दिन, और उसके बाद क्वेश्चंस उसके सॉल्व करे थे, तो वो भी हेल्पफुल रहता है, चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, फिर लेवल पता चल जाता है कि ये दोनों लेवल सेम है। दैट्स रियली वेरी नाइस। बिल्कुल। अच्छा, अब लास्ट जाते जाते हम लोग एक तो रैपिड फायर करने वाले हैं लास्ट में, लेकिन आप एक बार ना थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताओ कि मोटिवेट रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आपके हिसाब से अगर आपको कंटिन्यूएशन चाहिए मोटिवेशन का, क्योंकि वो ज़रूरी होता है, फिर ना पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि तो आप क्या बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को? मैम इसके लिए मैं कोचिंग जाता था ग्वालियर में, तो मेरे कम मार्क्स आते थे, जब टेस्ट आंसर राइटिंग होती थी वहाँ 2-3-4 नंबर कट जाते थे, तो मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाता था। जब मार्क्स कट रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स को अगर मोटिवेशन के तौर पे डाल रहे हो तो वो मोटिवेशन बहुत तगड़ा आता है। अगर
नेगेटिव पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर लो एज अ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन बहुत लंबे टाइम तक और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आता है। इसी को मैं मतलब ऐसे मोटिवेशन की तरह ले जाता था कि अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको मोटिवेशन की तरह, ऐसे मतलब कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, बट उसको मोटिवेशन की तरह ले जाओ। अगर कैसे नहीं 160 कर पाऊंगा? हाँ कैसे नहीं कर पाऊंगा, इसको कर, नींद नहीं आती थी मुझे तो कि मतलब दिमाग खराब हो जाता था हाँ। कि ये क्यों मार्क्स कटे और हैं। फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है ना कि सपने वो नहीं होते जो आपको सुला दें, सपने वो होते हैं जो आपको जगा दें, सोने सोने ना दें। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच ब्रिज, आप आए यहाँ पर, आपने हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। और देख लो, इनकी शक्ल पहचान लो अच्छे से, यही भैया हैं जो कि अगर आप इन फ्यूचर केएमसी पहुँचते हो तो आपको ये मिलेंगे, बस इनके पीछे पड़ जाना, ठीक है। तो ये आपका सहारा बनेंगे ऑब्वियसली, बिल्कुल और बनेंगे। आपको इसी तरह से मोटिवेट करते रहेंगे। एंड आई होप कि आपने अभी भी बहुत सारा मोटिवेशन हमारे स्टूडेंट्स को दे दिया होगा। एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, सीरियस बातें तो बहुत सारी हो गई, थोड़ा फन जैसी आपकी इच्छा मैम। जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो रैपिड फायर राउंड में क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक मतलब क्वेश्चन आंसर होते हैं, चॉइस ऑफ ऑप्शंस, मतलब ये कि ये तो आपको चूज़ करना है, एंड दैट टू इन 1 सेकेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। वाई? हार्ड वर्क प्रोसेस है लंबे टाइम की, स्मार्ट वर्क छोटी प्रोसेस है बट उसमें हार्ड वर्क इंक्लूड होता है अगर अच्छे से देखो तो। ओके, फ्रेंड्स और फैमिली? फैमिली। वाई? फैमिली में फ्रेंड्स ढूंढो। फैमिली में फ्रेंड, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। अच्छा ओके, वन मोर थिंग, कंटिन्यूएशन में स्टडी करनी चाहिए या फिर देयर शुड बी ब्रेक्स? डिपेंड्स, स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। अगर कंटिन्यू कर मतलब एक लत लग जाती है पढ़ने की भी, अगर पढ़ने की लत लग रही है तो बहुत सही है, और ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लो। माइंड फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए पढ़ाई से, नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके चलो। अच्छा ओके, व्हाट यू लाइक, ईटिंग और प्लेइंग? प्लेइंग। क्या क्या खेलना पसंद है? क्रिकेट, पबजी। और फेवरेट क्रिकेटर? मैंने बीजीआई बहुत खेला है, ये बहुत परेशान करता था मुझे। मैंने पबजी बहुत खेला है, और लाइब्रेरीज में बैठ बैठ के मेरे घर वाले देख रहे होंगे, मैंने बहुत पबजी खेला और है। क्रिकेट का कोई नहीं मैं गेम बता रहा हूँ, अच्छा, पर्टिकुलर game, गेम okay. बता रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन के हिसाब से। अच्छा, तो मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं, पबजी नहीं खेलना है। नहीं खेलना वो है। कहते हैं ना, खेलोगे पबजी तो बेचोगे सब्जी। सब्जी, ये बहुत लाइक मतलब पॉपुलर गेम्स कहावत में हो चुकी है। पता नहीं, गेम्स में क्रिकेट। गेम्स में क्रिकेटर कौन सा पसंद है आपको? क्रिकेट का क्रिकेटर कौन सा पसंद है? विराट ऑलवेज। व्हाई नॉट रोहित? हाँ अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। वेरी अरे नहीं मैम, वो विराट दिल से, वो आरसीबी नहीं है, आरबीसी। हमारे खून में आरबीसी नहीं है, आरसीबी है, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा अच्छा ओके। एनी अदर एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम क्रिकेटर? गाने सुनो अच्छे अच्छे, क्यों, व्हाई? रिलैक्सेशन मिलता है। कौन से गाने सुनते हो आप? अच्छे अच्छे सुनो। अच्छे अच्छे मतलब एक होता नहीं है, एक लाइक ढिंचैक टाइप सॉन्ग हो गए, एक सूदिंग सॉन्ग हो गया, इमोशनल हो गया, सूफी हो गया, व्हाट डू यू लाइक? मूड पे डिपेंड करता है, डांस करना है तो अच्छे बजाओ, और अकेले में बैठ के मतलब एकदम शांति वाले। हाँ, दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ मेडिटेशन। अगर आप सूदिंग और रिलैक्सिंग सॉन्ग सुन रहे हो, वो एक तरह का मेडिटेशन होता है, और वो एक ऐसी लाइक मैं मतलब जब मेरा वाइब्रेशंस क्रिएट करता है जिससे आपको ईज मिलता है। जब मेरा मन नहीं लगता था पढ़ने में, तो मैंने बहुत सारे ऐसे भजन भी सुने हैं, जिससे मतलब वो चमत्कार कह लो, बट मैंने सुने हैं, बहुत सारे भजन सुने हैं, आंखें बंद कर करके मैंने भजन सुने हैं। दैट्स नाइस। सो इट वाज अ वेरी नाइस इंटरेक्शन विद यू ब्रिज। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप यहाँ पर आए, आपने हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी अहेड। आप किरोड़ी मल में हो, आपका सपना है क्या? यूपीएससी। तो आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं, बल्कि आप एक सिविल सर्विस पर्सन बनो, और आप जितने भी लोग हैं आने वाले टाइम के, उनको मोटिवेट करो बाय गेटिंग सक्सेस, एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड ज़रूर फील करवाओगे। थैंक यू मैम।